शुभ प्रभात। ब्रिजेश सर्व एजुकेशन में जुड़े हुए सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। चलिए तो आज की कक्षा हम प्रारंभ करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग छायावाद युग में जो 4 स्तंभ हैं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़े, वो किस प्रकार की रचनाएं करते थे, प्रकृति से कितना लगाव था, इसके बारे में पढ़ते हुए अब हम धीरे धीरे छायावाद में उत्तर छायावाद, धीरे धीरे छायावाद समाप्त हो रहा है और प्रगतिवाद युग प्रारंभ हो रहा है। देखिए अब यहाँ से प्रगतिवाद युग प्रारंभ करने का उसका समय जो है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी निर्धारित किया गया है। उससे पहले उत्तर छायावाद में जो 5 से 10 वर्ष का समय, उसके बीच में जो कवि और लेखक आए उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या उनकी रचनाएं हैं, क्या उनका साहित्य में योगदान है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। उत्तर छायावादी कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए उत्तर छायावादी कवि हैं उनकी रचनाएं के बारे में देखते हैं। अब इसमें कौन कौन कवि आएंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले इसके जो है काव्य में क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में देखिए। इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, इसका विभाजन जो किया गया है उसको अलग अलग, कुछ कवि जो है राष्ट्रीय कवि हैं जो देश के राष्ट्र में अपना योगदान दिए। उनमें आते हैं प्रमुख माखनलाल चतुर्वेदी जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, सुभद्रा कमल चौहान, रामनरेश त्रिपाठी जी। आगे देखिए प्रणय मूलक व्यक्तित्व काव्य धारा, इसमें हरिवंश राय बच्चन आते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल आते हैं, नरेश शर्मा। अब उत्तर छायावादी कवि और उनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें देखिए देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना, जो उत्तर छायावाद काव्य था उसके जो कवि थे उनमें विशेषताएं थी कि वो देशभक्ति रचनाएं करते थे। ये उस दौर का काव्य है और ये उस समय का स्थिति जो है, भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। 1947 से पहले की बात है ये। 1918 और 36 के बाद का जो समय 5 से 10 वर्ष, उस समय वो जो कवि हुए वो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना थी। उनके जो काव्य में उनमें देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना दिखाई देती है। अगला स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन, और उस समय जो हमारे देश के क्रांतिकारी युवा थे उनको जगाने के लिए अपने काव्य के द्वारा ये उनको उद्बोधित करते थे, उनको जगाने का काम करते थे। आगे देखिए देश पर बलिदान हो जाने की भावना, और इन कवियों में ऐसी थी कि अपने काव्य के द्वारा युवाओं को जागृत करते कि आप अपने देश के लिए बलिदान हो जाए ताकि आपका भी नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। और ये युवाओं को जागृत करते कि देखिए हमारा देश जो है आज भी अंग्रेजों का गुलाम है। तो देश इनकी जो युवा थे इनकी कविताओं को पढ़कर सुनकर देखकर काफी प्रभावित होते थे और देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान देते थे। आगे वीर भावों की प्रधानता तथा योज एवं औदात्य का स्वर, इस युग में जो कविताएं उनमें वीरता की भावना दिखाई गई, एक ओज मिलता है उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद, अंदर से अंदर मन से उत्साह होता है, वीर रस की अनुभूति होती है और युवा जागृत होते हैं कि हमें इन अंग्रेजों से लड़ना है और युद्ध करके भारत को गुलामी से मुक्ति कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य संस्कृति एवं गांधीवाद का समर्थन, ये जब दौर था जब महात्मा गांधी जी ऐसे सक्रिय नेता थे जो देश में घूम घूम कर अहिंसा के पुजारी थे, जो कहते थे लोगों से कि हमें इन अंग्रेजों से अहिंसा के माध्यम से लड़ना है, हिंसा नहीं करना है और उनको अपने बातों से इनको मनाना है ताकि हमारे देश से अपने देश अंग्रेज चले जाएं। और ये आज समाज और संस्कृति में गांधीवाद का समर्थन, और जो इस युग के कवि हुए वो गांधी जी की बातों का समर्थन करते थे, उनके साथ चलने का काम किए। आगे जन जागरण का संदेश, और ये आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, जो बातें वो अपने काव्य में अपनी रचनाओं में इन्होंने इस युग के कवियों ने दिखाया है। चलिए अब कुछ जो प्रमुख कवि हैं उनकी क्या रचनाएं हैं उनके बारे में जो परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण। देखिए एक कवि आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ये उसी दौर के कवि हैं। इनका जन्म जो 1907 ईस्वी में हुआ था और ये फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में बहुत ही अक्सर बार पूछी जाती है। उनमें मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, शतरंगिणी, मिलन यामिनी, बंगाल का काल, बुद्ध और नाचगर, जाल समेटे, ये प्रमुख रचनाएं जो हैं। हिंदी के जो साहित्यकार हुए प्रमुख साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी आज भी जो कविताएं हैं वो छात्रों को मोटिवेट करने के लिए बार बार यूज की जाती हैं। उनकी कविता है जो असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसको सुधार करो। ये जो अपनी कविताओं के द्वारा अपने रचनाओं के कारण युवाओं को अच्छा अच्छा संदेश दिए हैं। और ये एक और इनकी कविता है जो संघर्ष करने के लिए कहता है, उसमें संघर्ष आपको निरंतर करना चाहिए ताकि आगे सफलता अवश्य मिलेगी।
और इनकी जो रचना एक बार हम फिर से देखते हैं। मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, शतरंगड़ी, मिलन यामिनी, बंगाल का काल, बुद्ध और नाच घर, जाल समेटी, ये रचनाएं जो है हरिवंश राय बच्चन की। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है मधुशाला किसकी रचना है, मधुकलश किसकी रचना है, मधुबाला किसकी रचना है, ये आप लोग कन्फर्म करते हैं। निशा निमंत्रण भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये रचनाएं जो है साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आगे शतरंगड़ी भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, यूपीटी परीक्षा में मिलन यामिनी भी। ये जो रचना है काफी महत्वपूर्ण रचनाओं को हमने संकलित किया। देखिए बंगाल का काल, ये भी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचना है। बुद्ध और नाच घर, ये रचना भी आप लोग याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कवि के जो उत्तर छायावाद के जो कवि हुए जिन्होंने अपना साहित्य में योगदान दिया, उनमें अगला कवि आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए। मधुलिका, अपराजिता, करील, किरण बेला, विराम चिन्ह, ये जो रचनाएं है ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है। एक और कवि आते हैं इसमें जो प्रमुख, नरेंद्र शर्मा जी, इनकी रचना है सूल फूल। इनकी रचना जो है वो सूल फूल है, प्रभात फेरी है, द्रौपदी है, रक्त चंदन है, प्रवासी के गीत। ये रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछा, प्रवासी गीत रचना किसकी है, तो इसको आप लोग याद रखिए, नरेंद्र शर्मा जी। आगे इनकी एक प्यासा निर्जर, ये रचना जो है नरेंद्र शर्मा जी की है। चलिए अब हिंदी में धीरे धीरे उत्तर छायावाद समाप्त हो रहा था और प्रयोगवाद का आरंभ हो रहा था। प्रयोगवाद में एक नया प्रयोग किया जा रहा था कि साहित्य में क्या बदलाव हो, कैसे लोगों को कविताओं से जोड़ा जाए, कैसे देश में और भी कुछ नई नई चीज़ें थी उस समय प्रयोग किया जाता है कि हमारे देश का विकास हो सके। क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से धीरे धीरे हम लोग निकल 1947 के समय यहाँ से धीरे धीरे अब 1936 से 1943 में इस दौर पहुँच रहे, धीरे धीरे भारत आज़ादी की तरफ अग्रसर हो रहा था और यहाँ से प्रयोगवाद आरंभ होता है। तो यहाँ से पहले छायावाद था 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, लेकिन उसके बाद का जो समय है 1936 से 43 प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। अब प्रगतिवाद काव्य की क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, इसके बारे में अध्ययन करें। देखिए हिंदी में प्रगतिवादी कविता में दो वर्ग आता था। उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जमींदारी प्रथा थी हमारे देश में, जैसे अंग्रेज गए इसके बाद जमींदारों का शासन आ गया। वो शोषण करते थे और एक मजदूर वर्ग था जो शोषित था। इसमें दो वर्ग का आता है प्रमुख, शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े राजा थे, वो मजदूरों का शोषण करते थे और जो उनके अंदर काम करते थे उनका शोषण करते, वो लोग क्या आएंगे, शोषित वर्ग में, और जो शोषण करते थे वो शोषक वर्ग में आएंगे। अब इस काव्य की देखिए कुछ प्रवृत्तियां हैं, क्या विशेषताएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनको देख लीजिए, प्लस इसको देख लीजिए ध्यान से। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां, इसमें नंबर है शोषितों की दीनता का चित्रण। इस युग में जो काव्य लिखे गए प्रगतिवाद में, उनमें जो शोषित वर्ग थे उनकी दीनता का विधिवत चित्रण किया गया। किस प्रकार वो अपने दुख व्यक्त करते हैं उसको कवियों ने अपनी रचनाओं में पेश किया ताकि पूरा देश उसको देख सके। अगला है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनके प्रति कविताओं में घृणा देखी जा सकती है और वो लोग आम जनमानस के दुखों की रचना करते थे और उनके प्रति घृणा का भाव अपनी कविताओं में देखा जा सकता है। आगे धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। इस युग में ऐसा था कि जो गरीब तबका था, दलित वर्ग था, उनको मंदिरों में मस्जिदों में आज जाने का प्रवेश बाधित था। इसलिए ये लोग धर्म के प्रति अनास्था दिखाए अपनी रचनाओं में कि सबको समान अधिकार है, सबको हर जगह जाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उस समय स्थिति थी कि सबको जाने का अधिकार नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था दिखाई कि जब आप सबके लिए समान नहीं है तो मंदिर मस्जिद जाने से मना कर रहे हैं तो हम क्यों आस्था दिखाएं। कवियों ने गरीब, मजदूर और पीड़ों की अपने दुख के द्वारा अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। आगे क्रांति की भावना। अभी देश तो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ था, 1936-43 का दौर था, तो क्रांति पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई ताकि देश के जो युवा हैं वो जागृत हो सके और अपने देश में योगदान दे सके। आगे है नारी चित्रण। और इस युग की सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे देश में जो नारी थी उनका सम्मान नहीं मिलता था और उनके दुख की, उनकी बातों को भी चित्रण इस युग में किया गया है। आगे सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। उस समय जो वर्तमान में समाज में क्या स्थिति है उसका इसमें विधिवत चित्रण किया गया है। ये था हमारे हिंदी प्रगतिवादी की कविता और उसका प्रारंभ और उसकी विशेषताएं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा इसमें हिंदी में जो प्रगतिवादी लेखक हुए, कवि हुए, उनकी क्या रचनाएं हैं, क्या योगदान है और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, इसके बारे में जो यहाँ संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा उत्तर छायावाद और उसके संबंधित जो कवि हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है, प्रगति क्या विशेषताएं हैं, काव्य की क्या प्रवृत्तियां हैं, किस प्रकार काव्य लिखे गए। इसके बाद प्रगतिवादी कवि आएंगे, उसके लेखक आएंगे, जो कवि हैं उनकी रचनाएं प्रमुख क्या हैं, उनका क्या योगदान है, इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। तो जो लोग भी ब्रिजेश सौरभ एजुकेशन जुड़े हैं, आप लोग हमारे वीडियो को देखें, क्या सुधार करने की आवश्यकता है इसको बताएं, और आप लोग लाइक, कमेंट और अपने सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। धन्यवाद।